चलो मेरे साथ। वह आगे बढ़ गया और सानिया मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी। वह खुद को कोस रही थी कि उसने ध्रुव की बातों पर भरोसा क्यों किया। उसने कहा था कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन खुद ही फंस गया और उसे भी मुसीबत में डाल दिया। वह स्विमिंग पूल के पास जाकर रुक गई, क्योंकि पानी में पहले से हलचल हो रही थी। विराज तैराकी में बहुत तेज था। उसने 3 साल पहले नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता भी जीती थी और कई ट्रॉफियां हासिल की थी। वह बचपन में पढ़ाई के साथ साथ हर काम में आगे था, जबकि सानिया को किसी चीज में खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ कहानियों और किताबों तक सीमित थी। बचपन से ही वह विराज से बहुत डरती थी, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। वह गुस्से में किसी की परवाह नहीं करता था। वह बहुत गंभीर स्वभाव का था और उसे बेकार की हंसी मजाक पसंद नहीं था। घर वाले भी उसे बहुत कम मुस्कुराते देखते थे, और जिस दिन वह मुस्कुरा देता था उस दिन सबको हैरानी होती थी। बचपन से ही वह सानिया की हर बात में दखल देता था। उसे दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देता था, और अगर वह छुप कर निकलती तो भी वह उसे पकड़ लेता था। और सानिया को समझ नहीं आता था कि उसे कैसे पता चल जाता है। जब दादाजी ने दोनों की शादी तय की तो सानिया को लगा कि विराज मना कर देगा, लेकिन जब उसने हाँ कह दी तो वह टूट गई। किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उसके सामने बिठा दिया गया और उसे इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। जब सगाई हो रही थी, दादाजी अपनी इज्जत को लेकर परेशान थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी अनुमति दी, सबने राहत की सांस ली। बाद में उसकी मम्मी ने भी उसे डांटा, क्योंकि सगाई के समय उसके व्यवहार से वह डर गई थी। सगाई के बाद विराज का सख्त रवैया और बढ़ गया। वह न खुद चैन से रहता था, न उसे रहने देता था। आज भी वह उसे यहाँ लेकर आया था। तान्या ने पूल से दरवाजे तक का रास्ता देखा और खुद को हिम्मत देने लगी, लेकिन जैसे ही वो भागकर दरवाजे की तरफ गई, गार्ड ने बाहर से ताला लगा दिया था। सान्या वहीं रुक गई। तभी विराज ने उसे पीछे से उठाया और वह उसे मारती रही, लेकिन अगले ही पल उसने उसे पानी में फेंक दिया और खुद किनारे पर बैठ गया। जब तक तुम हाथ पैर चलाती रहोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी, अगर रुक गई तो डूब जाओगी। पास रखे फलों में से उसने एक सेब उठाया और खाते हुए उसे देखने लगा, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। कुछ ही देर में सानिया की ताकत जवाब देने लगी और उसके हाथ पैर धीरे धीरे रुकने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पानी उसके अंदर जाने लगा। वह पूरी तरह डूबने ही वाली थी कि तभी विराज की आंखों में पहली बार घबराहट दिखी। उसने झट से पानी में छलांग लगाई और सानिया को पकड़कर बाहर खींच लिया। सानिया बेहोश होकर उसकी बाहों में पड़ी थी। विराज कुछ पल तक उसे देखता रह गया, जैसे उसे अपनी ही हरकत पर यकीन न हो रहा हो। उसने उसे जमीन पर लिटाया और उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में सानिया ने खांसते हुए आंखें खोली और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस बार विराज चुप था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था, शायद पछतावा या शायद कोई ऐसा एहसास जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। और यहीं से उनकी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां डर, नफरत और एक अजीब सा रिश्ता धीरे धीरे बदलने वाला था। सानिया जोर जोर से खांस रही थी। उसने डर के मारे विराज की गर्दन पकड़ ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, उसी में विराज ने उसे डाल दिया था। वह उसके कान के पास जाकर डरते हुए बोली, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, आप बहुत बुरे इंसान हैं। विराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़का। उसे ये बात बिल्कुल पसंद न आई। उसने सजा के तौर पर सानिया को फिर से पानी में फेंक दिया। सानिया फिर से चिल्लाने लगी। अपनी गलती समझते ही वो बोली, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उसे यूं बदलते देखकर विराज ने उसे फिर से खींचकर बाहर निकाल लिया। सानिया फर्श पर लेट गई और गहरी सांस लेने लगी। उसका पानी का डर अब कुछ कम हो चुका था, लेकिन अब उसे सिर्फ एक इंसान से डर लग रहा था, उसके पास बैठा उसका पति विराज। दूसरी तरफ सानिया की हालत देखकर विराज के मन में अजीब सी भावनाएं जागने लगी। वह जाने लगी तो उसने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सानिया की नजरें उठ नहीं पा रही थी। आपने कहा था सजा के बाद मुझे घर छोड़ देंगे, मुझे घर जाना है प्लीज, सानिया ने डरते हुए कहा। एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, विराज ने उसे अपने गोद में कसकर बैठाते हुए कहा। मुझे किस करो। उसका लहजा सख्त था। सानिया को उसके इस व्यवहार पर अजीब लगा। वह हमेशा आदेश की तरह बात करता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने नाम में सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल विराज ने उसके होठों को पकड़ लिया। उसके हाथ सानिया के दिल की धड़कनों पर थे। वह पूरी तरह उसमें खो गया था और सानिया रो रही थी। तभी अचानक विराज का मोबाइल बजा। वह उससे अलग हुआ। सानिया ने फिर से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वह न उसके पास जा रही थी न दूर,
आखिर उसे उसी के पास लौटना पड़ा था। फोन पर दादाजी थे। गोलू ने उनसे पैसे लिए थे, बता दिया था कि विराज सानिया को अपने साथ ले गया है और उसने मना किया था कि घर में किसी को ना बताया जाए। यह सुनकर दादाजी गुस्सा हो गए और उन्होंने विराज को 15 मिनट में शिवांशी विला पहुंचने को कहा। विराज ने गुस्से में फोन देखा और सानिया को अलग करते हुए बोला, तुम्हारा ये भाई मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इतनी कम उम्र में इतना चालाक, मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा। वह बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था। उसे परेशान देखकर सानिया को अंदर से थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि वह उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। तुम अंदर जाकर कपड़े बदल लो और बाल सूखा कर लो, विराज ने कहा। सानिया मासूमियत से बोली, क्या आपको दादाजी से डर लग रहा है या मुझसे कि मैं सब बता दूंगी? ये सुनकर विराज मुस्कुरा दिया और उसके करीब आकर बोला, अगर तुमने बता दिया तो मेरा ही फायदा होगा। दादाजी जल्दी से तुम्हारी विदाई कर देंगे, क्योंकि विराज ने सब घर वालों से छुपाकर सानिया से कोर्ट मैरिज कर ली थी। विराज को उससे दूर रहना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने जल्दी ही उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। और मैं भी उन्हें बता दूंगा कि अब मेरी पत्नी मेरे साथ रहने लायक हो गई है। उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसने कहा। सानिया डर गई। वह कभी भी उसकी इस जिद को सह नहीं सकती थी। उसे अब यकीन हो गया था कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा उसने सोचा था। वह किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। उसे अपने हक के लिए बोलना होगा। विराज ने उसे कंधे से पकड़कर कमरे की तरफ इशारा किया तो वह जल्दी से अंदर चली गई। बाल सूखा कर उसने कपड़े बदल लिए। सुबह के समय दोनों शिवांशी विला पहुंचे। दादाजी गुस्से में इधर उधर घूर रहे थे। थोड़ी दूर ध्रुव सोफे पर उल्टा लेटा हुआ था। दादाजी ने उसे डांटा था और अब वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ उसे बार बार बर्फ लगा रही थी। विराज और सानिया अंदर आए। विराज ने उसे कमरे में जाने को कहा। वह चुपचाप चली गई। दादाजी ने बाकी सबको भेज दिया और विराज से बोले, तुम ये सब क्यों करते हो? मैंने तुम्हें समझाया है कि उसे परेशान मत किया करो। वह अभी छोटी है, उसे समझने में समय लगेगा। तुम उसे समझाने की बजाय और परेशान करते हो। कल रात भी वो रोते हुए मेरे पास आई थी और कह रही थी वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये सुनकर विराज चौंक गया। बोला, उसने आपसे ये कब कहा? दादाजी ने सख्ती से कहा। अगर उसने कहा भी है तो गलत नहीं। तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। पत्नी और बाकी लड़कियों में फर्क करना सीखो। अगली बार मैं अपने पोते की बहू के मामले में कोई समझौता नहीं करूंगा। विराज ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया? वो मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। मैं उसे ये इज्जत नहीं दे सकता कि वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करे। क्या गलत तरीके से घूमे, ये मेरी सोच के खिलाफ है। और जहां तक विदाई की बात है तो वो मेरा हक है। पहले उसकी कम उम्र की वजह से मैंने इंतजार किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। मुझे त्योहार के बाद हर हाल में उसे अपने साथ ले जाना है। ये कहकर वो वहां से चला गया। दादाजी सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें लगने लगा शायद ये शादी करना उनकी गलती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। उम्र और स्वभाव दोनों में फर्क था। अगली सुबह विराज की माँ ने नाश्ते पर विदाई की बात छेड़ दी। सानिया जो आराम से जूस पी रही थी, उसे खांसी आने लगी। रागिनी ने उसकी पीठ थपथपाई। वह संभल गई और दादाजी की तरफ देखने लगी, लेकिन उन्होंने नजरें फेर ली। माहौल शांत था। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ कहती, सानिया खुद बोल पड़ी, मम्मी, मैं अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं अपनी विदाई के बारे में सोचूंगी। वह अब गंभीर थी। वह अपनी विदाई नहीं करवाना चाहती थी और विराज ने भी घर वालों से बता दिया था। उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। सानिया ने पहले तो वह नादानी में उसके इतने करीब चली गई थी, लेकिन ध्रुव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जैसे पहले बहुत पढ़ाई की है ना, 2 बार फेल हो चुकी हो और इस बार भी वही होगा। बेहतर है अपना घर संभालो। सानिया ने गुस्से से उसे देखा और बोली, मैंने शादी आपकी मर्जी से की थी, लेकिन विदाई मेरी मर्जी से होगी। सानिया ने सिर्फ एक नजर विराज पर डाली थी, जो इत्मीनान से अपने नाश्ते की प्लेट में झुका हुआ था, जैसे उसे सानिया की बातों में कोई दिलचस्पी ही ना हो। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला जीत लिया हो। उसके जाते ही विराज ने सख्त लहजे में कहा, आंटी जी, मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। सविता जी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारे अंकल से इस बारे में बात करूंगी। आज वो वापस आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें पक्का जवाब दे दूंगी। इसके साथ ही उन्होंने रागिनी के हाथों पर अपना हाथ रखा और रागिनी से बोली, मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानना। अरे कैसी बातें कर रही हो आप? वो मेरी भी तो बहू है और मुझे उससे प्यार है, रागिनी ने नरमी से कहा, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कान में छुपा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिल ही दिल में उसे सानिया पर भी गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वह सानिया के कमरे में गई
और उसका हाथ पकड़कर झटका देते हुए बोली, ये क्या तमाशा था जो तुमने बाहर लगाया हुआ था? जब बड़े मौजूद होते हैं तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी जुबान काबू में रखा करो। शुक्र करो तुम्हें विराज जैसा लड़का मिला है, अगर कोई और होता तो तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता। सान्या ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, मैं विराज जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे पूरी जिंदगी उनकी नौकरानी बनकर नहीं जीना। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ उनकी ही बात मानी है और सिर्फ उनका ही हुक्म माना है। आपने मुझ पर इतनी पाबंदियां नहीं लगाई जितनी उन्होंने लगा दी है। मैं इस घर में कैद होकर रह गई हूँ और अगर मैं कुछ दिन और ऐसे ही रही तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जी सकती और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़ दूंगी। अगले ही पल सविता जी का हाथ उठा और सान्या के चेहरे पर पड़ गया। वह एक पल के लिए सुन्न रह गई, लेकिन अगले ही पल सविता जी ने उसे गले से लगा लिया। सान्या उनके सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगी और सविता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वह भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से विराज से बेहतर लड़का कोई नहीं था। उन्होंने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ सान्या, ऐसा मत करो। तुम्हारी इन हरकतों से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग पहले ही बहुत बातें करते हैं और अब अगर ये रिश्ता टूट गया तो सब कहेंगे कि गलती हमारी है। सान्या ने तड़पकर उनके हाथ पकड़ लिए और मजबूरी में हामी भर दी। पूरा दिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे हर चीज से नफरत होने लगी थी और साथ ही उसे विराज से डर भी लगने लगा था। उसने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थी, क्योंकि उसे यकीन था विराज उससे बात करने जरूर आएगा। रात करीब 1 बजे उसका दिल घबराने लगा तो वो मोबाइल लेकर बाहर लॉन में चली गई और अपनी दोस्त काव्या को फोन लगा लिया। जैसे ही काव्या ने फोन उठाया, सान्या फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त विराज अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसे बाहर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और देखने लगा कि इतनी रात को कौन रो रहा है। जब उसकी नजर सान्या पर पड़ी तो उसने खुद को रोक लिया। सान्या को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। वह काव्या से रो रो कर कह रही थी कि विराज इंसान नहीं है, पत्थर है। आज मम्मी ने मुझे मारा सिर्फ उसकी वजह से। सबको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और मैं गलत हूँ, लेकिन कोई ये क्यों नहीं देखता कि उसने मेरी सांसों तक पर पहरा लगा रखा है। विराज के कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सानिया बोलती रही, वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हुक्म देना आता है। ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मत पहनो। कभी कभी तो लगता है मैं उसकी पत्नी नहीं, उसकी गुलाम हूँ। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी जज्बात हैं। उसने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। विराज के दिल को झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ उसने सान्या को हमेशा अपनी इज्जत समझा, लेकिन शायद इंसान नहीं समझा। सान्या ने रोते हुए कहा, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया और वहीं बैठकर रोने लगी। विराज अंधेरे में खड़ा सब सुन रहा था और उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसे अपने सारे वो पल याद आने लगे जब उसने सान्या पर सख्ती की थी। उसे लगा था कि वह उसकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन आज पहली बार उसे समझ आया सान्या की नजर में वो एक जालिम बन चुका है। उसने सान्या को हमेशा चाहा था, लेकिन उसका तरीका गलत था। इतना गलत कि उसकी अपनी मोहब्बत ही उससे दूर हो गई थी। सान्या उठी, कपड़े झाड़ते हुए अपने आंसू पोंछे और हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि विराज वहीं खड़ा रह गया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह जीतना चाहता था, उसे वह बहुत पहले ही हार चुका है। अगली सुबह सान्या पूजा करने के लिए नहीं उठी। विराज जब अपने हाथ में फोन का डिब्बा लेकर नीचे आया, उसे टेबल पर मौजूद नहीं पाया तो उसके अंदर हल्की सी बेचैनी उठी। उसके कमरे में जाना चाहता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वह शाम तक इंतजार करता रहा। सान्या बैठी पूजा कर रही थी कि तभी विराज की दोबारा आवाज गूंजी, आगे तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो? सान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रागिनी ने सिर झुकाकर मुस्कान दबाई। ध्रुव भी हैरानी से उसे देखने लगा। सान्या हिचकिचाई, लेकिन दिवाली के बाद तो विदाई की बात हो रही है और मेरे पेपर भी पूरे नहीं हुए, शायद मैं पास भी नहीं हो पाऊं। विराज ने ठहर कर कहा, आज से लाइब्रेरी में आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पास तुम जरूर होगी और विदाई का मतलब ये नहीं है कि तुम आगे नहीं पढ़ सकती। उसकी आवाज में पहली बार हुक्म से ज्यादा भरोसा था। सान्या को गुस्सा भी आया और अजीब सा एहसास भी हुआ। रात को वह किताबें लेकर लाइब्रेरी पहुंची।
विराज पहले से मौजूद था। उसने उसके सामने फोन का डिब्बा रखा। ये तुम्हारे लिए है। सान्या की आंखें फैल गई। उसने यकीन न करते हुए खुद की तरफ इशारा किया। विराज ने हल्की सख्ती के साथ लेकिन संभल कर कहा, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और फिर खुद को शांत करते हुए नरमी से पढ़ाना शुरू किया, बिना डांटे, बिना मजबूर किए। कई बार वह उसके करीब आया, लेकिन इस बार उसने उसकी इजाजत के बिना उसे छुआ तक नहीं। सानिया के दिल में पहली बार डर की जगह हल्की सी धड़कन ने जन्म ले लिया। पढ़ाई खत्म हुई तो वह जल्दी से निकलना चाहती थी, लेकिन विराज ने रोक लिया। तुम्हें क्या पसंद है? कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगता है? तुम्हारे फेवरेट ड्रिंक क्या है? सानिया हैरान रह गई। उसने कभी उससे ऐसी बातें नहीं की थी। उसने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट का नाम लिया। विराज ने तुरंत कहा, कल तैयार रहना, हम वही लंच करेंगे। सानिया ने तुरंत दादाजी का नाम लिया, लेकिन विराज ने कहा, मैं बात कर लूंगा। अगले दिन सानिया जानबूझकर दुपट्टा कंधे पर रखा। वह उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। विराज ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, और थोड़ी देर के बाद सानिया खुद ही दुपट्टा सिर पर ले लिया। उसे एहसास हुआ वह कई बार सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करती थी। रास्ते में विराज ने गाड़ी रोकी और उसके लिए गजरा खरीदा। उसे खाना खिलाया, आइसक्रीम खिलाई। सानिया खुद को रोक नहीं पाई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? विराज ने सादे लहजे में कहा, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। सानिया ने धीमे से कहा, आप पहले ऐसे नहीं थे। विराज ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत जताना भी जरूरी होता है। यह सुनकर सानिया ने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसका दिल पहली बार किसी और एहसास से भर गया था। अगले 2 दिन विराज काम में व्यस्त रहा, लेकिन उसने उसके लिए फूल भिजवाए। धीरे धीरे सानिया का डर खत्म होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी मोहब्बत ने ले ली। करवा चौथ का दिन था, सब छत पर खड़े थे और सानिया ने पहले से ही कह दिया था कि आज चांद नजर आ जाएगा, क्योंकि वह उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी, लेकिन उसे बताया नहीं था। और वही हुआ, लेकिन उसका दिल अब चांद नहीं बल्कि विराज को ढूंढ रहा था। वह उससे दूर था और सानिया उसकी एक झलक के लिए तरस रही थी। उसने ध्रुव को अपनी मंगेतर के साथ देखा तो उसे जलन हुई। वह तुरंत रागिनी के पास गई। मुझे शॉपिंग करनी है, रागिनी ने डांटा, लेकिन तभी विराज आ गया। उसने खुद कहा, मैं इसे लेकर जाता हूँ। सानिया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठे, विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये तुम करके किसे बुला रही थी? सान्या घबरा गई, लेकिन इस बार डरी नहीं। गलती से निकल गया, उसने झुकी नजरों से कहा। विराज मुस्कुराया, उसके बालों की लटों को उंगली में लपेटते हुए बोला, अब ऐसा मत कहना, और फिर हल्के से उसके होठों को छू लिया। सान्या के सांसें रुक गई। उसने धीरे से कहा, आप बहुत बुरे हैं। विराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जान। फिर उसने उसे अपने करीब करके कहा, मैं सच में माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। सानिया ने धीमे से कहा, बस मेरा दिल फिर मत तोड़ना। विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं तोड़ूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें विदाई के लिए हाँ करनी होगी। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी आवाज फिर से भारी हो गई थी। सानिया की धड़कनें तेज हो गई। और अगर मैंने मना किया तो? विराज ने हल्के से उसे और करीब खींचा। तो मैं तुम्हें मना लूंगा। सानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद विराज ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। ढेर सारी शॉपिंग करवाई और आखिरकार सानिया की मर्जी से 1 महीने के बाद उनकी विदाई। आखिरी दिनों में एक दूसरे के लिए तड़पते रहे, और जब वो दिन आया तो विराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अब उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। उनकी मोहब्बत अब इसी तरह बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसने कुछ फाइल देख लिए थे और वे आग बबूला हो रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी सानिया की नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर पड़ी और उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसने वो पन्ना पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पर लिखा था कि उस हादसे में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां शामिल थी, और दूसरी गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं था। सानिया ने हैरानी से विराज की तरफ देखा। ये दूसरा नाम ध्रुव, ये कौन है? विराज के चेहरे पर पहली बार डर की झलक उभरी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा के साथ एक आवाज गूंजी, इतनी जल्दी सच जान गई तुम? सानिया और विराज दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम ध्रुव है, और इस कहानी का असली किरदार भी। सानिया का दिल जैसे थमसा गया। तुम? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, हादसा एक गलती नहीं था सानिया,
वह एक प्लान था और उस प्लान का मकसद सिर्फ तुम्हारे माता पिता नहीं थे, बल्कि तुम थी। सान्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मतलब? ध्रुव की आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया था और मैंने बदला लेने के लिए ये सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हें जिंदा रखा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरे खेल का हिस्सा थी। विराज गुस्से से चिल्लाया, ध्रुव बहुत हो गया। लेकिन ध्रुव ने हंसते हुए उसकी बात काट दी। तुम तो सिर्फ एक मोहरा थे विराज। तुमने जो किया वह भी मेरी ही चाल का हिस्सा था। तुम्हें लगा तुमने सान्या को बचाया, लेकिन असल में तुमने उसे मेरे और करीब ला दिया। सान्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी पूरी जिंदगी जैसे एक साजिश बनकर सामने आ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तो तुम पूरी जिंदगी एक खेल थी? ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खेल तो अब शुरू हुआ है सान्या, असली कहानी अभी बाकी है। ये सुनकर सान्या के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में एक नई आग भी जल उठी। उसने आंसू पोंछे और पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब खेल मैं खेलूंगी। सान्या के पिता को मारने वाला विराज का खुद का भाई था और ये बात किसी को नहीं मालूम थी। और आज जब ये राज खुला तो सान्या बिल्कुल हैरान हो गई थी। ध्रुव का मतलब था कि वह उसे अनाथ करके उसकी शादी विराज की जगह उसे हो जाए और सान्या की पूरी दौलत का मालिक बन जाए, जबकि अब सब राज खुल चुका था। उसे अपने पति से बहुत नाराजगी थी क्योंकि वह सब कुछ जानते हुए भी उसने कभी उसको बताया ही नहीं था। अपने भाई के चक्कर में उसने ये सब राज घर के कोने में ही दफन कर दिया था। और इस बार जीत मेरी होगी। विराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थे, लेकिन सान्या अब बदल चुकी थी। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इस बार न उसके कदम डगमगाए और न उसने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि अब वो किसी की कठपुतली नहीं थी, बल्कि अपनी कहानी खुद लिखने जा रही थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही होता है जिसे हम अपनी किस्मत समझ लेते हैं। और जब सच सामने आता है तो इंसान टूटता नहीं, बदल जाता है। और मेरी वीडियो को जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।